senior obstetrician and gynecologist at Accord Super Specialty Hospital, ग्रेटर फरीदाबाद से आप सभी महिलाओं का आने वाले अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई दे रही हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि इस बार का थीम है इक्विटी, कि आपको एम्ब्रेस इक्विटी मीन्स बर्थ से लेकर टिल डेथ तक एक महिला को इक्विटी का राइट बर्थ में, एजुकेशन में, फॉर मेकिंग करियर अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, जो मिलती हैं, उसमें कोई जेंडर बायसनेस ना हो एंड उस अपॉर्चुनिटी के बाद वो फैमिली के लिए, समाज के लिए, एक नेशन के लिए और इंटरनेशनली क्या कंट्रीब्यूट करती हैं, उसके लिए उन्हें अवार्ड देना, उनको प्रोत्साहित करना वैसे ही इक्वली किया जाए जैसे मेल काउंटर पार्ट के साथ होता है। ये वी थिंक अबाउट इट और वी टेल अबाउट इट, वी डिस्कस अबाउट इट, लेकिन इन रियलिटी सिनेरियो कुछ और है। इसलिए इस बार ये थीम में इन चीज़ों को खुलकर डिस्कस करने के लिए कि हर फील्ड में अपॉर्चुनिटी मिले, हर फील्ड में, सिंस बर्थ टू टिल डेथ एक फीमेल को। सो ये तो थीम की बात हो गई, बट आज मैं आपके साथ YouTube पे लाइव हो रही हूँ। इसका एक कॉमन टॉपिक है, बातें तो बहुत सारी हैं महिलाओं के हेल्थ, स्वास्थ्य से संबंधित, क्योंकि महिलाएं ही एक फैमिली, एक सोसाइटी, एक नेशन और इंटरनेशनली भी एक वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं और अपने साथ साथ पूरे परिवार के ब्रिंगिंग अप में। ओके, सो बहुत सारी समस्याएं हैं जो कि उनके हेल्थ से रिलेटेड है, लेकिन आज के लिए है वो गर्भावस्था के दौरान जो कॉमन एलिमेंट्स, जिसको कह रहे हैं कि जो बीमारी है, लेकिन प्रेगनेंसी में एक्चुअली बहुत बार क्या होता है कि प्रेगनेंसी में फिजियोलॉजिकल चेंजेज होते हैं, पूरा बॉडी का एनाटमी, मतलब अंदर के सिस्टम का, यूट्रस का, सारे का एनाटमी, एनाटॉमिकल एनाटमी, मतलब कि अंदर की संरचना, साइज में बदलाव होता ही है। उसके साथ साथ क्या होता है, फिजियोलॉजिकल सिस्टम के काम करने का ढंग भी अलग हो जाता है। ये ढंग उस पर्पस को पूरा करने के लिए होता है क्योंकि एक गर्भावस्था के दौरान माँ, उडबी माँ के साथ एक न्यू लाइफ भी पलता होता है, तो उसकी वजह से सारे सिस्टम उसको मिलकर उसको नर्चर करने के लिए, उसको ग्रोथ कराने के लिए कि 9 मंथ के एंड पर एक स्वस्थ बच्चा वो माँ पैदा कर सके। इसके लिए सारे सिस्टम में फिजियोलॉजी मीन्स क्या होता है, वो फंक्शन, मोटा मोटी आप जान लें, पूरे बॉडी का सिस्टम हो, ऊपर से नीचे, हेड टू टो, जो भी सिस्टम इन्वॉल्व है, सब सिस्टम में चेंजेज होते हैं, बायोकेमिकल चेंजेज होता है, रासायनिक क्रियाएं भी बदल जाती हैं। सबका पर्पस, मुख्य उद्देश्य यही होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जब बेबी बढ़ता है, जब उसके अंग डेवलप हो रहे हैं, उसके बॉडी सिस्टम्स डेवलप हो रहे हैं एज ए ह्यूमन बीइंग, तो सारा उसके प्रॉपर ग्रोथ के लिए साथ साथ मदर के हेल्थ से भी रिलेटेड इश्यू के साथ उस बच्चे को कैसे ग्रो हो और एक 9 मंथ के इन पर हेल्दी बेबी हो, ये सब चेंजेज के दौरान कुछ सिम्टम्स आते हैं, कुछ लक्षण आते हैं जो कि कुछ कॉमन मेडिकल प्रॉब्लम्स या बीमारी कह लें साधारण शब्द में, कि बीमारी के लक्षण से भी मिलते जुलते होते हैं और वो प्रेगनेंसी में इन फिजियोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और बायोकेमिकल चेंजेस जो हो रहे हैं बॉडी में बेबी को नर्चर करने के लिए, बेबी के ग्रोथ के लिए, बेबी के ओवरऑल हेल्थ के लिए, तो उस दोनों का सिम्टोमेटोलॉजी मतलब लक्षण मिलता जुलता रहता है। तो कई बार कंफ्यूजन होता है कि हमें ये बीमारी तो नहीं होगी प्रेगनेंसी के दौरान। जैसे कॉमन एलिमेंट्स में हम लोग क्या क्या लेते हैं जो कि बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन से रेयर की तरफ मैं चल रही हूँ, नॉजिया, वॉमिटिंग, मॉर्निंग सिकनेस जो होता है, नॉजिया वॉमिटिंग बहुत सारे मेडिकल डिसऑर्डर में भी होते हैं, अपेंडिक्स का है या बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन है, गट में कोई प्रॉब्लम हो गई है, कई बार ट्यूमर होता है, उन चीजों में भी
नॉजिया एंड वॉमिटिंग के सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। बट प्रेगनेंसी में जो नॉजिया वॉमिटिंग है, कैसे हम समझते हैं कि ये प्रेगनेंसी के दौरान नॉजिया वॉमिटिंग हुआ, ये न्यू ऑनसेट का है। ये नॉजिया वॉमिटिंग का एक खास वजह होती है। ये वजह है कि प्रेगनेंसी के दौरान जो हमें यूजुअली मॉर्निंग सिकनेस कहते हैं, सुबह उठते ही एक सेंसेशन होता है, ऐसे मितली आ रही है, ऐसा लग रहा है वॉमिटिंग होगी, लेकिन वॉमिटिंग हो नहीं रहा है, या कई बार वॉमिटिंग हो भी जाती है। ये हो गया नॉजिया एंड वॉमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका रीजन ये है कि प्लेसेंटा से हार्मोन निकलता है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। एक तो ये होता है, वो सेंसिटिव बना देता है ब्रेन में, जो वॉमिटिंग का सेंटर है उसको सेंसिटिव थोड़ा बना देता है। दूसरा क्या है कि आप डिहाइड्रेटेड होते हो, आपने रात में अगर खाना नहीं खाया है, कोई व्रत कर लिया है, फास्टिंग कर लिया है, तो फास्टिंग में एंड डिहाइड्रेशन की वजह से भी आपको नॉजिया वॉमिटिंग की टेंडेंसी होती है। और जो जब कारण हमें पता होता है तो उसका निदान भी बहुत आसान होता है। और कई बार ये साइकोलॉजिकल होता है कि हाँ, प्रेगनेंसी के दौरान होता है तो ऐसा सोचकर कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, ये भी होता है। साइकोलॉजिकली थोड़ा वुमेन प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ी साइकोलॉजिकली वो डाउन हो जाती हैं, उसमें भी नॉजिया वॉमिटिंग होता है। तो सबसे बड़ी पहली बात होता है, हमारे पास पेशेंट आती है तो हम उसे एश्योर करते हैं कि देखो माय डियर फ्रेंड्स, अगर नॉजिया वॉमिटिंग है, इसका मतलब आपका जो हार्मोन है, जिस हार्मोन जो बताता है कि प्रेगनेंसी ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन का एडिक्वेट क्वांटिटी में होना जरूरी है एक नॉर्मल प्रेगनेंसी के ग्रोथ के लिए। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर एक हेल्दी बच्चा पल रहा है, ठीक है। नॉजिया वॉमिटिंग जो मॉर्निंग में होता है, ठीक है, दिन भर हो रहा है, लगातार हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि बहुत लिंपिंग, कोई ताकत नहीं मिल पा रही है, सीवियर इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जैसा लग रहा है, मेंटल कंफ्यूजन हो रहा है इतनी ज्यादा वॉमिटिंग की वजह से, तो ऑब्वियसली ये सोचने वाली बात है और तुरंत ही इसके लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो मॉर्निंग सिकनेस में क्या हम करते हैं कि चूंकि हमने बताया फास्टिंग भी एक रीजन होता है, तो उठते ही हमें क्या करना चाहिए, स्टोरी। अच्छा, तो उसके बाद क्या होता है कि उठते ही हमें कुछ शुगरी चीज, मतलब मीठा कुछ चीज हम ले लेते हैं, सॉलिड। पानी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी रात में आप उठ उठ कर खाते नहीं होते हो, आप हाइपोग्लाइसेमिक स्टेट में हो, ग्लूकोज लेवल आपका डाउन है, जो बेबी को कंटिन्यूअस फ्यूल मिल रहा है, उसी से एनर्जाइज हो रहा है बेबी, वो आपको कम है। आपने पानी पी लिया तो क्या कर लिया आप, अगेन हीमोडाइलेट आपने वो कर दिया, और जो शुगर था उसको डाइल्यूट कर दिया, और नॉजिया वॉमिटिंग हो जाएगी। इसलिए उठते ही क्या होता है कि सॉलिड चीज आपको खाना होता है। दूसरा क्या होता है कि थोड़ा सा आप मस्कुलरली लेटे हुए अपने बॉडी को एक्टिव करें, तो क्या होता है उससे आपके ग्लूकोज को कंट्रोल करने वाला सिस्टम थोड़ा एक्टिवेट होता है। इसीलिए बोलते हैं कि बेड पे लेटे लेटे थोड़ा हाथ का मूवमेंट करें, ऑब्वियसली एब्डोमेन पे प्रेशर न दें, लेग का कुछ साइकिलिंग जैसा लेटे लेटे मूवमेंट कर लें, तो इससे नॉजिया वॉमिटिंग में आराम मिलता है, ठीक है। और फास्टिंग नहीं करना होता है। दूसरा क्या होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हेडेक होता है। हेडेक होता है, कई बार क्या होता है आंखों से ब्लरिंग तो नहीं बोलूंगी कि ब्लरिंग और विजन, प्री एक्लेम्शिया, हाई बीपी की वजह से एक प्रेगनेंसी में होने वाला, जो कि बेबी और मदर दोनों के लाइफ को कॉम्प्लिकेट कर देता है। मदर में लॉन्ग टर्म में किडनी फेलियर का भी रीजन हो जाता है, बेबी में सीवियर ग्रोथ रिटार्डेशन, कई बार इंट्रायूटेराइन डेथ भी हो जाता है। ब्लरिंग ऑफ विजन एक प्री एक्लेम्शिया का सीवियर सिम्टम्स में आता है, ठीक है। तो माइल्ड ब्लरिंग ऑफ विजन थोड़ा सा हो सकता है, वैसोडाइलेशन होता है, हेडेक जो होता है, हेडेक का अगेन रीजन हो सकता है कि आप फास्टिंग में होते हो, डिहाइड्रेटेड होते हो, न्यूरोनल श्रिंकेज हो रहा है, उसकी वजह से होता है। तो आपको फास्टिंग और डिहाइड्रेशन, मतलब पानी की क्वांटिटी, एडिक्वेट लिक्विड फूड स्टफ्स आपको अच्छे से गुड क्वांटिटी में लेना होता है। दूसरा रीजन क्या होता है, और क्या रीजन हो सकता है कि चूंकि प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से और कुछ ऐसे हार्मोन ओवरऑल बॉडी का सारा मसल्स, जैसा कि हम जानते हैं खून की नली जो होती है, वेसल्स होते हैं, वो भी उसमें मसल्स के बने होते हैं, ठीक है। मसल उसमें रिलैक्स होता है तो वैसोडाइलेटेशन होता है। तो वैसोडाइलेशन की वजह से मतलब वहां पे ब्लड एक ज्यादा क्वांटिटी में जा रहा है, गश में जा रहा है, उसकी वजह से भी कभी कभी थ्रॉबिंग हेडेक होता है। लेकिन अगर ये कभी कभी होता है,
अगर लगातार आपको हो रहा है, उसके साथ और भी सिम्पटम्स आ रहे हैं, आपको मेंटल इरिटेबिलिटी हो रही है, हेडेक हो रहा है, हेडेक के साथ कुछ आपको नंबनेस या कुछ और भी सिम्पटम्स आ रहे हैं जो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम लग रहा है, तो ऑब्वियसली आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन की सलाह से आपको न्यूरो फिजिशियन की भी सलाह की जरूरत होती है। और क्या होता है उसके अलावा नोज में हम ऊपर से ही बात कर रहे हैं, ब्लरिंग ऑफ विजन, हेडेक हो गया, नोजिया, वॉमिटिंग हो गए। नोज में कई बार क्या होता है, ऐसे आवाज चेंज हो जाती है, महिला को गर्भस्थ महिला को लगता है कि आपको नाक पूरा भरा भरा सा लग रहा है, जुकाम जुकाम सा लग रहा है। एक्चुअली वो जुकाम नहीं होता है, अगेन क्या होता है, ब्लड सप्लाई ओवरऑल बॉडी में। सो नेजल हाइपरेमिया की वजह से म्यूकोजल लाइनिंग में बहुत ज्यादा ब्लड फ्लो होने की वजह से नोज स्टफी हो जाता है, स्टफी नोज हो जाता है। कई बार इतना हाइपरेमिक हो जाता है, इतना ब्लड सप्लाई म्यूकोसा में होता है कि हल्के से इरिटेशन से, रब करने से नेजल ब्लीडिंग तक भी होती है। सो एपिस्टैक्सिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या नेजल ब्लीडिंग, ये भी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत कॉमन सिम्टम्स होता है। उसी सिम्टम्स में आता है गम ब्लीडिंग्स। गम ब्लीडिंग में भी वही है कि गम जो होता है अंदर, उसके ऊपर की जो म्यूकोजल लाइनिंग होती है उसमें वाटर रिटेंशन, प्रेगनेंसी में वाटर रिटेंशन, सोडियम रिटेंशन ज्यादा हो जाता है, ओवरऑल वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। इसका भी रीजन होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस की ड्यूरिंग डिलीवरी के बाद क्या होता है, ब्लड लॉस बहुत होता है। उसकी वजह से क्या होता है कि उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम बढ़ जाता है, तो ब्लड की सप्लाई भी बढ़ जाती है, तो सारे ऑर्गन की सप्लाई बढ़ जाती है, म्यूकोसल लाइनिंग में भी सप्लाई हो जाती है। कई बार इतनी म्यूकोसल लाइनिंग सप्लाई हो जाती है कि उसके कुछ टिश्यू ओवर ग्रोथ हो जाते हैं, फाइब्रस टिश्यू होता है। उसके बाद स्टोमैक होता है, उसके बीच में एक स्फिंक्टर की तरह होता है, मतलब एक वॉल्व की तरह होता है कि जो फूड हमने लिया वो वापस उसके स्टोमैक में गया तो वापस से फिर ऊपर नहीं आता है, वो बंद हो जाता है, कपाट की तरह बंद हो जाता है, तो वो भी रिलैक्स हो जाता है। फिर क्या होता है कि चूंकि पेरिस्टाल्सिस कम हो रही है, प्रोजेस्टेरॉन ने रिलैक्स किया हुआ है, तो मसल की उतनी पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो रही है, जिसकी वजह से फूड पाइप में फूड नीचे जाता है। तो क्या होता है कि फूड स्टोमैक में उसका ट्रांजिट टाइम बढ़ जाता है, मतलब नीचे जाने का टाइम बढ़ जाता है, वो बहुत देर तक रहता है। उसकी वजह से ओवरऑल एटोनिसिटी की वजह से, रिलैक्स होने की वजह से, ठीक है, और जो इसोफेजियल स्फिंक्टर है वो रिलैक्स होने की वजह से क्या होता है, रिगर्जिटेशन होता है और उसके हार्ट बर्न होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हार्ट बर्न होता है। तो अगेन इसका एक्सप्लेनेशन है कि आपको फूड की क्वांटिटी क्या करनी है, आपको छोटे छोटे क्वांटिटी में लेना है। फूड लेने के बाद आपको तुरंत लेटना नहीं है। लेटने के बाद ये क्या होता है, जो स्फिंक्टर रिलैक्स हो रहा है, जो एसिडिटी हो रही है, ये चीजें बढ़ जाती हैं। आपको अगर आप खाना खाएं स्मॉल क्वांटिटी में, एक मील को आप 2-3 पार्ट में डिवाइड कर दें, 2 रोटी खाते हो, 3 रोटी, उसको डिवाइड करके छोटी छोटी क्वांटिटी में आप लें और लेने के बाद थोड़ा वॉक करें आप। ठीक है, वॉक करके, और अगर लेटना है तो 20-25 मिनट के बाद या 30 मिनट्स के बाद आप लेटे तो रिक्लाइन पोजीशन में, आपका हेड लो नहीं होना चाहिए, हेड अप होके इस तरह से रिक्लाइन पोजीशन में बैक रेस्ट के साथ आप करेंगे। और क्या होता है कि हार्ट पर, ये भी प्रेगनेंसी का कॉमन एलिमेंट है, घबराने की जरूरत नहीं, इसका सलूशन वही है कि आपको एसिड पेप्टिक से बचने के लिए आपको खाना खाना है, खाना खा स्मॉल क्वांटिटी में खाना है, 1 नंबर, खाने के बाद तुरंत लेटना नहीं है। आपको क्या करना है, डॉक्टर मुझे एक क्वेश्चन आया, एक व्यूअर ने क्वेश्चन भेजा है, डॉक्टर मुझे बैक पेन बहुत होता है, मेडिसिन से भी ज्यादा रिलीफ नहीं होता है, क्या करना सही है। एक्चुअली बैक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो होता है, अगेन क्या होता है कि पेल्विक गर्डल जो होते हैं, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से लिगामेंट्स आपके रिलैक्स होते हैं, बैक के मसल्स भी रिलैक्स्ड होते हैं। ठीक है, लिगामेंट ओवरऑल जहां जॉइंट्स नीचे होता है वो रिलैक्स होता है। दूसरा, बढ़े हुए ग्रेविड यूट्रस की वजह से पीछे नर्व्स पे भी प्रेशर होता है। और क्या होता है, लंबर लॉर्डोसिस, प्रेगनेंसी में थोड़ा इस तरह का पोजीशन होता है। दूसरा, कई बार क्या होता है, प्रेगनेंसी में ग्रेविड यूट्रस के वेट की वजह से हम अपना पोजीशन ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं,
अननेसेसरी प्रेशर होता है, मैकेनिकल प्रेशर होता है, रिलैक्सिंग हार्मोन है जो काम कर रहा है, उसकी वजह से जॉइंट्स रिलैक्स है, उसकी वजह से बैक पेन होता है। इसमें कुछ नहीं करना होता है, आपको जस्ट जब एश्योरेंस हो कि अच्छा ये नॉर्मल प्रेगनेंसी एलिमेंट्स है, तो आप थोड़ा सा मेंटली एश्योर्ड हो जाते हो कि चलो ठीक है। दूसरा क्या है कि आपको थोड़ा सा उसमें पोजीशन में एक रफ या टफ बेड कह ले, आपका बेड बहुत स्पॉन्जी नहीं होना चाहिए, वो भी आपके पोस्चर को खराब करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। रिलेटिवली थोड़ा टफ बेड होना चाहिए। दूसरा, थोड़ा बहुत बैक में आप हॉट फर्मेंटेशन कर सकते हैं, बहुत बार दवा की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। आप जस्ट पोस्चर मेंटेन करें, अपना हाइड्रेशन ठीक ठाक रखें, क्योंकि बैक पेन मसल्स भी होते हैं, बैक में नर्व्स भी होते हैं, प्रेशर है, और बैक मसल्स अगर मसल में मिनरल्स कम हो जाए, डिहाइड्रेटेड हो, तो भी क्रैम्प्स होने के चांसेस होते हैं, बैक पेन होते हैं। तो आप इन चीजों से बचें, सही पोस्चर मेंटेन करें, और बहुत ज्यादा अगर होता है तो आप एक, अगर प्रेगनेंसी आपकी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है तो कुछ मसल रिलैक्सेशन के लिए लो इम्पैक्ट एक्सरसाइजेज भी बताया जाता है हमारे एक और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। उसके लिए स्पेशल डेडिकेटेड योगा सेंटर है, तो वो बताया जाता है जिससे मसल पेन में आपको और या बैक में रिलैक्सेशन मिलता है। और कभी-कभी आप हॉट ऑयल का लाइट मसाज यूट्रस के फ्रंट में नहीं, बैक में आप करवा सकते हैं, बहुत जर्ब के साथ नहीं, बहुत हेवी मूवमेंट, लाइट, बिल्कुल लाइट हैंड से, तो आपको इसमें रिलीफ मिलता है। और रेस्ट जब आप करते हैं तो पैर को थोड़ा सा कंफर्टेबल पोजीशन में करके, आपको लैटरल पोजीशन में ही, जब आप सुपाइन में होते हो तो पूरा प्रेशर नीचे नर्व्स पे जाता है बड़े यूट्रस का, आपको लैटरल पोजीशन में प्रेफरेबली सोना चाहिए, पैर को थोड़ा सा पिलो के ऊपर करके। हेलो मैम, प्रेगनेंसी के टाइम, एक मिनट रिचार्ज करो, ये हो रहा है। हेलो मैम, प्रेगनेंसी के टाइम चेहरा पर मुझे डार्क सर्कल और पड़ जाते हैं। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक्चुअली प्रेगनेंसी में क्या होता है, एक मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है जो ओवरऑल चेहरे पे पिगमेंटेशन करता है। मोस्टली ये मैलर एमिनेस, गालों के ऊपर चिक प्रोमिनेंस जो है मैलर में, फोरहेड पे, आईज के चारों तरफ, ये प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड मेलानोसाइट हार्मोन स्टिमुलेटिंग हार्मोन के अधिकता की वजह से होता है। जब प्रेगनेंसी खत्म, प्रेगनेंसी डिलीवरी आपकी हो जाती है तो कुछ वीक्स के बाद ये अपने आप ही चले जाते हैं, यूजुअली जो प्रेगनेंसी के दौरान हुए हैं। प्रेगनेंसी, प्री प्रेगनेंसी अगर कुछ होता है तो ये चीजें एग्जैजरेट हो जाती हैं, इसके लिए वरी करने की जरूरत नहीं होती है। प्रेगनेंसी के दूसरा क्वेश्चन, बीच के क्वेश्चन मैं रीड नहीं, जस्ट ए मिनट। प्रेगनेंसी के एपीएच हो जाता है तो मुझे, क्वेश्चन फ्लैश हो जाता है तो मुझे क्या करना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान, ड्यूरेशन में एपीएच हो जाता है। एपीएच, एंटीपार्टम हेमरेज। अच्छा, आपको बहुत जानकारी है। एंटीपार्टम हेमरेज जो होता है, एंटीपार्टम हेमरेज एक या तो अवल नाल के नीचे होने की वजह से होता है, या फिर अवल नाल अपने नॉर्मल जगह में है, लेकिन कुछ सर्टेन जैसे प्री एक्लेम्शिया है, एक्लेम्शिया है, एक जो हाइपरटेंसिव डिसऑर्डर होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि कॉम्प्लिकेट कर सकता है ओवरऑल बेबी के आउटकम को, बेबी के ग्रोथ को, उसके लाइफ को, और आपके भी प्रेग्नेंट लेडी के भी ओवरऑल लाइफ को। तो इसमें ये एक्चुअली कॉमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में नहीं आता है माय डियर फ्रेंड। ये सीरियस प्रॉब्लम है। एंटीपार्टम हेमरेज एक है, प्लेसेंटा प्रीविया है, अगर आपकी पहले सिजेरियन हो रखी है, उसमें प्लेसेंटा प्रीविया है, तो सीरियसली आपको अपने बेड रेस्ट यानी आपकी एक्टिविटी को बहुत रिस्ट्रिक्ट करने की ज़रूरत है, और
पर आपको डॉक्टर के ऑब्स्टेट्रिशियन के फॉलो अप में रहना है, कैसे रेस्ट करना है, क्या मेडिसिन लेना है कि आपको उसकी वजह से प्लेसेंटा अवल नाल नीचे होने की वजह से ब्लीडिंग से आप बच सकते हैं, क्योंकि इसमें पेनलेस और बार बार होती है ब्लीडिंग। कई बार पता नहीं चलता, नींद में ही ऐसी ब्लीडिंग हो जाती है कि मदर भी हाइपोवॉलेमिक शॉक में चली जाती है, लाइफ मदर का इंडेंजर्ड हो जाता है, लाइफ पे सवाल आ जाता है, बच्चा अंदर बच्चे की डेथ हो जाती है। तो एक ये कॉमन एलिमेंट में नहीं आता है, एक ये सीरियस इश्यू होता है। उसी तरह से एब्रप्शियो प्लेसेंटा होता है, उसमें अंदर बेबी का जिस कारण से भी एब्रप्शन हुआ, चोट की वजह से हुआ, ट्रॉमा जिसको कहते हैं उसकी वजह से हुआ, या प्रीएक्लेम्शिया बीमारी की वजह से हो गया, तो मोस्टली इस कारण की वजह से होता है। तो उसमें क्या होता है कि प्लेसेंटा अपनी जगह से उखड़ गया है, वॉल को यूट्राइन वॉल से डिटैच हो गया है, इतनी ब्लीडिंग अंदर ही कलेक्टेड हो गई कि बेबी को प्रॉपर सप्लाई नहीं मिला, हाइपॉक्सिया की वजह से बेबी का ब्रेड डेथ हो जाता है, बेबी की डेथ तक हो जाती है। उसमें अगेन बहुत आपको प्रिकॉशन की ज़रूरत है और डॉक्टर के सलाह को बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो करने की ज़रूरत है। उसमें बहुत बेड रेस्ट की ज़रूरत होती है, उसका एक अलग मैनेजमेंट होता है जो कि आपको एक ऑब्स्टेट्रिशियन के साथ 1 to 1 बैठकर ही उसके बारे में समझकर, उसके बारे में क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या एक्स्ट्रा एडेड मेडिसिन लेना है, किस तरह का आपको डाइट रखना है, ओवरऑल ये समझाना होता है। तो ये तो व्यूअर्स के हो गए सवाल। अब बात आती है कि और कॉमन एलिमेंट्स क्या-क्या होता है। लेग क्रैम्प्स होते हैं। लेग क्रैम्प्स अगेन डिहाइड्रेशन की वजह से, मैं बार-बार बता रही हूँ कि प्रेगनेंसी में फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, डिहाइड्रेटेड आपको नहीं होना चाहिए। करवा चौथ पे भी हमने इस बारे में यूट्यूब पे एक वीडियो बताया था कि करवा चौथ में आप खाते पीते रहें, लिक्विड लेते रहें, नॉट नेसेसरीली यू नीड सॉलिड फूड्स बट लिक्विड विथ एनर्जी, फ्रूट जूस, कोकोनट वाटर, ये सब आपको कॉन्स्टेंटली लेते होना होता है। रीजन यही था कि मसल क्रैम्प्स डिहाइड्रेशन की वजह से, मिनरल्स की स्पेशली कैल्शियम की वजह से, विटामिन D3 की वजह से, अगर विटामिन डी कैल्शियम की कमी है, और फास्फोरस एक और एलिमेंट है जो कि फास्फोरस को कम होना चाहिए, कैल्शियम को ज़्यादा होना चाहिए प्रेगनेंसी में। जब ये रिवर्स हो जाता है, फास्फोरस बढ़ जाता है और कैल्शियम कम हो जाता है, तो सीवियर लेग क्रैम्प्स होते हैं। डिहाइड्रेशन में मसल्स अपना एक्टिविटी नहीं कर पाते हैं, उनका जो मेटाबॉलिज्म है, उनके अंदर जो रासायनिक प्रतिक्रिया हो रही है वो नहीं हो पाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि मसल क्रैम्प्स होते हैं, स्पेशली दोनों काफ मसल के पीछे, वो दोनों नी के पीछे, जो पीछे के हिस्से में काफ होता है, जो स्पॉन्जी सा होता है, उसमें क्रैम्प्स होता है। तो आपको अगेन क्या करना है, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए जिसमें कैल्शियम रिच होना चाहिए, विटामिन D3 रिच होना चाहिए, और आपको अपना हाइड्रेशन प्रॉपर रखना है, और रेस्ट करते समय लिफ्ट लैटरल पोजीशन में, ताकि उसमें डिहाइड्रेशन ना हो। उस टाइम मैक्सिमम ब्लड सप्लाई लोअर पार्ट में, एक्सट्रीमिटी में हो सके, और पैर को थोड़ा आपको ऊपर करके पिलो के ऊपर रेस्ट करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा होता है तो आप थोड़ा सा हॉट ऑयल भी आप नीचे लगा सकते हैं। इसके अलावा और क्या है, स्ट्रेच मार्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस पे हमारा यूट्यूब में चैनल पे हमने वीडियो भी डाला हुआ है। स्ट्रेच मार्क ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कई केसेस में इनएविटेबल होते हैं, मतलब इनवेरिएबली वो स्ट्रेच मार्क आ ही जाते हैं, ठीक है। इसका कुछ रीजन होता है कि अगर आप प्री प्रेगनेंसी कंडीशन में, मैं बोलती हूँ कि स्ट्रेच मार्क से अगर जो अनमैरिड हैं या न्यूली मैरिड हैं, अभी प्रेगनेंसी उनको प्लान करना है, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि स्पेशली फॉर स्ट्रेच मार्क्स। स्ट्रेच मार्क्स क्या होता है कि क्यूटिस, मतलब स्किन के नीचे जो इलास्टिक टिश्यू होते हैं, ठीक है, इलास्टिक टिश्यू होते हैं, वो उसकी एक कैपेबिलिटी होती है कि एक वो सर्टेन स्टेज तक, और अगर स्लोली उसको स्ट्रेच किया जाए तो वो फाइबर ब्रेक डाउन नहीं होते हैं, ठीक है। और चूंकि इलास्टिन और कोलेजन जो होते हैं वो बने होते हैं प्रोटीन के, अगर आपका प्रोटीन इंटेक अच्छा है, ओवरऑल आपके मसल्स पार अच्छे हैं,
प्रोटीन डाइट के एडिक्वेट आपके वेट के हिसाब से जितना चाहिए आप लेते हो, तो आप ऐसे में उनका इलास्टिन और टिश्यू जो होता है, जो क्यूटिस स्किन के नीचे होता है, जो उसके टेंसाइल स्किन के टेंसाइल स्ट्रेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, उसके फाइबर्स ब्रेक नहीं होते हैं, कम चांस है। इसलिए कई लोगों के प्रेगनेंसी के बाद भी आप देखोगे कि उनके स्ट्रेच मार्क नहीं होते हैं। दूसरा स्ट्रेच मार्क का क्या रीजन होता है? सडन वेट गेन नहीं होना है। सडन वेट गेन कुछ, हेलो सम व्यूअर का क्वेश्चन। मैम मुझे प्रेगनेंसी एपिलेप्सी जैसा है मैम, एपिलेप्सी सिम्टम है मैम, क्या करूं प्लीज मैम मुझे बताओ। एपिलेप्सी इज अगेन अ नॉट कॉमन एलिमेंट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ये एक बीमारी है, सीरियस इशू है, जिसमें ऑब्स्टेट्रिशियन रेफर करते हैं। एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है एपिलेप्सी, मिर्गी, है ना। तो इसमें क्या होता है, झटके आते हैं पूरे बॉडी के मसल्स में, जो एक वॉलंटरी मसल मूवमेंट होता है, इसमें इनवॉलंटरी और एग्जैजरेटेड बॉम्बार्डिंग के फॉर्म में इतनी मूवमेंट होती है कि चेहरा आड़ा तिरछा बनना शुरू हो जाता है। कई बार इतना ज्यादा खून के मसल्स के अंदर इस तरह से कॉन्ट्रैक्शन होता है कि बेबी को ब्लड सप्लाई रुक जाता है, एनॉक्सिया हो जाता है। चूंकि ब्लड में रेड ब्लड सेल ऑक्सीजन कैरी करता है, जो कि बेबी के मेटाबॉलिज्म के लिए जरूरी होता है, रेस्पिरेशन के लिए जरूरी होता है, वो एनॉक्सिया हो जाता है। ये भी बहुत डेट्रीमेंटल सिचुएशन होता है कि मिर्गी के दौरान प्रेगनेंसी अगर है तो डॉक्टर ऑब्स्टेट्रिशियन आपको फ्रीक्वेंटली कॉल करते हैं अपना स्पेशल ऑब्स्टेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ओवरऑल बेबी के हेल्थ के लिए। तो वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में ये हाई रिस्क प्रेगनेंसी में आता है, तो इनके टेस्ट भी कुछ ज़्यादा ऑब्स्टेट्रिशियन हम लोग प्रेस्क्राइब करते हैं, और सारा ओवरऑल हेल्थ के लिए उसके साथ न्यूरो फिजिशियन को रेफरेंस दिया जाता है। और पूरे प्रेगनेंसी के दौरान ड्यूरिंग लेबर और लेबर पोस्ट डिलीवरी भी न्यूरो फिजिशियन के कोलैबोरेशन के साथ ट्रीटमेंट होता है। वो मेडिसिन उनका चलता रहता है कि कन्वर्जन ना आए। अगर कन्वर्जन आता है, अगर एक प्रोलॉन्ग पीरियड के लिए टॉनिक कन्वर्जन आ गया कि ओवरऑल सारा मसल स्पैन में चला गया, तो ब्लड वेसल्स का भी मसल स्पैन में चला जाता है, बेबी को ब्लड सप्लाई रुक जाती है और बेबी आईयूडी इंटरमिटेंट डेथ हो जाती है बेबी की। ये इतना सीरियस इशू है। सो कन्वर्जन अवॉइड करने के लिए मेडिसिन आपको कंटिन्यू करना है, जैसा न्यूरो फिजिशियन बताते हैं। जितना फ्रिक्वेंटली बुलाते हैं, वो जो टेस्ट लिखते हैं वो करना है। उसके अलावा हम स्पेशल टेस्ट और भी ओवरऑल फिटल हेल्थ के लिए कराते रहते हैं। बेबी का हार्ट और एनोमली स्कैन और भी इकोकार्डियोग्राफी वगैरह सारा कुछ स्पेशल टेस्ट में आता है। कुछ और टेस्ट ब्लड टेस्ट ज़्यादा कराते हैं हम लोग, और ये फ्रीक्वेंटली हम लोग कराते रहते हैं। और पेशेंट को ऐसे कुछ प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो कन्वर्शन को, मिर्गी के दौरे को प्रेसिपिटेट करते हैं, वो लाते हैं, उन फैक्टर्स को जो एग्जैजरेटिंग फैक्टर्स है, उनको हम लोग अवॉइड करने के लिए बोलते हैं। जैसे डिहाइड्रेशन नहीं होना है, स्लीप डिप्राइवेशन नहीं होना है, प्रॉपर आपको नींद लेना है। एपिलेप्सी के पेशेंट को नींद लेना है ताकि उनका ब्रेन स्ट्रेस फ्री रहे, ठीक है। उनको सडन लाइट को अवॉइड करना है, सडन साउंड, बहुत लाउड साउंड, इसीलिए सोशल गैदरिंग शादी वादी में जाने के लिए हम लोग मना करते हैं कि लाउड साउंड से भी प्रेसिपिटेट हो जाता है एपिलेप्टिक फिट्स, ठीक है। और बहुत वेल लिट, बहुत लाइट वाले एरिया में भी नहीं रखना होता। उनके रूम में डीम लाइट के लिए बोलते हैं। उनको स्ट्रेस फ्री, घर में कोई शॉक का सिंड्रोम, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कुछ अगर कुछ मिस हैपनिंग कुछ हो गई है, वो हम लोग बोलते हैं कि इनको नहीं बोलना है। ये भी मिर्गी को प्रेसिपिटेट करता है। तो और फ्लूइड इंटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। लिक्विड डिहाइड्रेशन भी एक प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होता है। तो इन चीज़ों को अवॉइड करके आप, और साथ में साथ न्यूरो फिजिशियन और ऑब्स्टेट्रिशियन के कोलैबोरेशन के साथ जो भी ट्रीटमेंट चल रहा है उसको फॉलो करते हुए आपको आगे बढ़ना है। तभी आप एक हेल्दी बच्चे को, आप इस बीमारी के साथ भी आप हेल्दी बच्चे को जन्म दे सकती हैं। और कॉमन एलिमेंट्स में क्या आता है? कॉमन एलिमेंट्स में हमने बता दिया
हेडेक होता है, नॉजिया, वॉमिटिंग, ब्लरिंग और विजन, स्टफी नोज, आपको जुकाम जैसा फील होगा, गम ब्लीडिंग हो सकते हैं, हार्ट बर्न हो सकता है, बैक पेन के बारे में हमने बता दिया, स्ट्रेच मार्क के बारे में हमने बता दिया, लेग क्रैम्प्स के बारे में हमने बता दिया। कुछ कुछ केसेस में पाइल्स होता है, पाइल्स जिनको पहले से थोड़ा बहुत पाइल्स का सिम्टम होता है, उनका पाइल्स बढ़ जाता है, रेक्टल प्रोलैप्स तक हो जाता है, ठीक है। और कई लोगों को नहीं है, नया सिम्टम हो जाता है, उनको पाइल्स होती है, थोड़ी बहुत ब्लीडिंग हो जाती है मोशन के साथ। तो इसके लिए घबराने की जरूरत नहीं है। अगर ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी डेवलप हुआ है तो अगेन ये प्रोजेस्टेरोन और कुछ हार्मोन के की वजह से बहुत ज़्यादा अत्यधिक ब्लड फ्लो, जिसको हाइपरेमिया कहते हैं, उस रेक्टल एनल म्यूकोसा में, मतलब मल द्वार के झिल्ली में, आंतरिक झिल्ली जो होती है जिसको म्यूकोसा कह रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई बढ़ जाने की वजह से, और हमने थोड़ा हार्ड फूड अगर पेशेंट ने, अगर गर्भवती महिला ने लिया है तो उसकी वजह से थोड़ा वो ब्लीडिंग हो सकती है, लेकिन अगेन वो प्रेगनेंसी के कुछ वीक्स के बाद अपने आप ही खत्म हो जाता है। ज़्यादा अगर कुछ लगता है तो स्टेरॉइड का ऑइंटमेंट होता है, बोलते हैं कि लेस स्पाइसी फूड और चाय वगैरह अवॉइड करें, जिससे थोड़ा म्यूकोसल बर्निंग हो सकता है, वो चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। लूज मोशन नहीं, एक्चुअली स्टूल सॉफ्टनर दिया जाता है कि आप जोर लगाते हैं तो रेक्टल प्रोलैप्स, पाइल्स और एग्जैजरेट हो जाता है, तो जोर नहीं लगाना है। इसलिए स्टूल सॉफ्टनर का, माइल्ड स्टूल सॉफ्टनर जो बेबी को और मतलब यूट्रस को इरिटेट ना करे, वैसा माइल्ड लैक्सेटिव भी दिया जाता है। वैसे मैं अपने पेशेंट को पर्सनली कहती हूँ फाइबर रिच डाइट ले, बहुत सारा लॉट्स ऑफ वेजीज ले, फ्रूट्स ले, बहुत सारा पानी, लिक्विड डाइट लें, तो स्टूल अपने आप सॉफ्ट होता है, स्ट्रेन करने की जरूरत नहीं होती है, पाइल्स प्रेसिपिटेट नहीं होता। अगर हो रहा है तो स्टेरॉइड का ऑइंटमेंट जो कि सेफ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, वो भी मोशन के पहले आप 10 मिनट्स पहले अप्लाई कर लें, तो उससे बहुत रिलीफ मिलता है। और लाइफ सेशन में कॉमन एलिमेंट्स में और भी कुछ इश्यूज हैं, जिसमें राउंड लिगामेंट पेन होता है। राउंड लिगामेंट्स होता है कि स्ट्रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जो यूट्रस के दोनों सुपीरियर लैटरल कॉर्नर से निकलता है और आगे आके जो प्यूबिक बोन है, या जो कह रहे हैं वल्वा का ऊपरी हिस्सा है, जो पैडेड फैट है जिसको मॉन्स कहते हैं, वहाँ पे वो इंसर्ट होता है। तो चूंकि यूट्रस ऊपर बढ़ता है तो उसमें स्ट्रेचिंग होती है, तो आपके जंघा और पेट के बीच में जो फोल्ड होता है वहाँ पर शार्प शूटिंग पेन कई बार होता है। वो एक साइड भी हो सकता है, दोनों साइड भी हो सकता है, वो राउंड लिगामेंट पेन होता है। अगेन उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आप रेस्ट करें लेफ्ट साइड पोजीशन में, और थोड़ा सा नी को रिलैक्स करें, उस एरिया को, नी को थोड़ा सा चेस्ट की तरफ ले जाके आप लैटरल पोजीशन में सोए। और अगर ज़्यादा लगता है तो थोड़ा वहाँ उसको आप हल्का कोई माइल्ड एनाल्जेसिक लोकल आप अप्लाई कर सकते हैं, राउंड लिगामेंट पेन से रिलीफ हो जाता है। कई बार तो जस्ट रेस्ट से ही रिलीफ हो जाता है। ठीक है, ये सब हो गए कॉमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके अलावा किसी व्यूअर का कोई क्वेश्चन है तो आप डाल सकते हैं। लाइव सेशन इज ऑफ। ठीक है, तो और क्या 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 कॉमन एलिमेंट्स होते हैं? कॉमन एलिमेंट्स जो हो गए हैं या प्रेगनेंसी के दौरान लक्षण होता है, इसमें आता है वेरिकोज, वेरिकोसिटीज। उसमें क्या होता है कि वेरिकोज वेन, अगेन वेन जो होता है, ये फिर से मैं कहूँगी, जो पेशेंट का थोड़ा न्यूट्रिशनल स्टेटस पुअर होता है, मस्कुलर पावर और ओवरऑल वीक होता है, उनमें ऑब्वियसली वेरिकोज वेन जो होता है लोअर एक्सट्रीमिटी में, वेन्स ग्रीनिश ग्रीनिश दिखते हैं, वो डायलेटेड हो जाते हैं हार्मोन की वजह से। वेसल्स का, सबक्यूटेनियस वेसल्स जो होते हैं वो डायलेट हो जाते हैं, उसमें स्टैसिस होता है, यानी कि ब्लड बहुत देर तक स्टैंडिंग पोस्चर में, कोई अगर महिला है गर्भावस्था के दौरान तो उनको लोअर एक्सट्रीमिटी में, कई बार वल्वल एरिया में भी वेरिकोसिटी देखने को मिलता है, वल्वा में भी,
थिक थिक ब्लूइश डायलेटेड वेसल्स देखने को मिलते हैं। कई बार वो रप्चर भी हो जाता है, थोड़ी ब्लीडिंग भी होती है। ये अगेन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से जो वेसल्स होते हैं वो रिलैक्स्ड हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है, हाइपर प्रेगनेंसी हाइपर वॉल्यूमिक कंडीशन है, उसमें हाइपर वोलेमिया हो जाता है। वॉल्यूमिया मीन्स हो गया कि ओवरऑल ब्लड का वॉल्यूम प्रेगनेंसी में बढ़ जाता है। ये मैंने बताया है कि डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है तो उसमें ब्लड लॉस होता है, तो उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए नॉर्मल अगर प्रेगनेंसी में जितनी ब्लीडिंग होती है, कई बार 1 लीटर तक भी ब्लड लॉस होता है, 500 to 1 लीटर तक भी ब्लड लॉस होता है, डिपेंडिंग अपॉन नॉर्मल डिलीवरी, मोड ऑफ डिलीवरी क्या है, नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन। तो उसको कोप अप करने के लिए बॉडी का ये कॉम्पेंसेटरी सिस्टम है, बॉडी में कॉम्पेंसेशन हो के लिए प्रेग्नेंट लेडी की बॉडी में वॉल्यूम ब्लड का बढ़ जाता है, तो ब्लड का वॉल्यूम बढ़ गया। दूसरा क्या हुआ, डायलेटेड है वेसल, ब्लड वॉल्यूम बढ़ गया, ओवरऑल सप्लाई बहुत है। दूसरा क्या है, डिपेंडेंट पोर्शन में है बल्वा, या आप जब खड़े होते हैं तो डिपेंडेंट पोर्शन में है, तो उसमें स्टैग्नेशन हो जाता है ब्लड का। और क्या रीजन है कि जब आप सुपाइन पोजीशन में आप लेटते हो तो ग्रेविड यूट्रस, क्योंकि नीचे से जो वेना कैवा होता है, बड़ा बिग वेसल्स होता है जो वीनस रिटर्न करके नीचे से हार्ट को ब्लड देता है, फिर हार्ट लंग में ब्लड को पुश करता है और वहां से ऑक्सीजनेशन होता है ब्लड का, या कह लें प्यूरिफिकेशन होता है, अगेन लंग से हार्ट में आता है, फिर बॉडी के दूसरे हिस्से में जाता है और हर कोशिका को ऑक्सीजन रेड ब्लड सेल के थ्रू मिलता है, और ऑक्सीजन मिला तो उनमें रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन के बाद एनर्जी प्रोडक्शन होता है एटीपी की फॉर्म में, और हमारा बॉडी सिस्टम इस तरह से काम करता है। सेल्यूलर लेवल पे काम होता है, कोशिका के लेवल पे फिर हमारा उत्तक एक्टिव होता है, सिस्टम एक्टिव होता है, और ओवरऑल हम एक्टिविटी करते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि ग्रेविड यूट्रस जो है वो पीछे जो वेसल्स जा रहा है, जो लेग से ब्लड पुल करके हार्ट की तरफ ले जाता है, उसके ऊपर प्रेशर की वजह से क्या होता है, विनस रिटर्न कम हो जाता है, स्टैग्नेशन होता है, तो वो जो ब्लड पुल होता है और उसमें वो वेरिकोसिटीज ऑफ स्किन के अंदर में दिखता है, और उस पे अगर माइनर अगर चलने की वजह से या कुछ ट्रिवियल इंजरी हुई है, छोटा सा चोट लगा है कुछ, तो कई बार ये वेसल ब्लीड भी करते हैं। अगेन माय डियर फ्रेंड, इसके लिए बहुत घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसी स्थिति में एक कॉम्प्रेशन इलास्टिक स्टॉकिंग होती है जो कि पहनने से क्या होता है कि वो ब्लड को थोड़ा हेल्प करता है। पीछे का मसल जो होता है, जिसको काफ मसल मैंने बताया है, जो घुटने नी जॉइंट्स के नीचे में बैक के साइड में पैडेड मसल्स होता है, काफ मसल, वो उसको पेरिफेरल हार्ट भी कहते हैं। एक्चुअली उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता रहता है, ये कॉन्ट्रैक्शन भी अगेन डिक्रीज हो जाता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से, क्योंकि यूट्रस मस्कुलर ऑर्गन है, उसमें एक्टिविटी ना हो, क्योंकि उसमें एक्टिविटी होगी तो बेबी समय से पहले निकलने का या एबॉर्शन के रिस्क बढ़ जाता है। अगेन ये बॉडी का एडेप्टेशन है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, क्योंकि उस मसल को, यूट्राइन मसल्स को, गर्भाशय के मसल को रिलैक्स करता है, तो वो बाकी मसल्स को भी रिलैक्स करेगा, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एक ही होता है। तो काफ मसल में का जो वो पंपिंग एक्शन है वो नॉर्मल, वो थोड़ा सा एटोनिक हो जाता है, वो डिक्रीज होता है। अगर वो भी मसल है तो रिलैक्स होगा, उसकी वजह से भी थोड़ा सा ये होता है। तो उसमें अगर स्टॉकिंग आप लगा देते हो, ठीक है, कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग लगा देते हो, तो कॉम्प्रेशन स्टॉकिंग लगाने से क्या होता है कि वो थोड़ा पंपिंग एक्शन करता है, तो विनस रिटर्न होता है। इस तरह से थोड़ा आप वेरिकोसिटी की तरफ कम जाएंगे, वेरिकोज वेन से होने वाले कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन व्यूअर का? हाँ, उसके अलावा और कॉमन एलिमेंट्स में ऑलमोस्ट मैंने सारे कवर कर दिए हैं। और कॉमन एलिमेंट्स में जो आपके अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वैसे हमें जो मोस्टली प्रेगनेंसी के दौरान होता है, कॉमनली देखा जाता है, जिसका लक्षण कुछ बीमारी के लक्षण से मैच करते हैं, वो सब सारे हमने एक्सप्लेन कर दिए कि कब प्रेगनेंसी। अब जो भी एलिमेंट्स हमने बताए हैं कॉमन एलिमेंट्स, और उनका निदान या उनका प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स जो होता है, उनको एग्रावेट
बढ़ाने वाला जो फैक्टर्स है उसको कट शॉर्ट करने से आपको अगर रिलीफ नहीं मिलता है और जो माइनर ट्रीटमेंट घर के लेवल पे आपके अपने लेवल पे हमने बताया है या हमारी काउंसलिंग से हमारे एश्योरेंस से आपने किया, उसके बाद भी अगर आपके सिम्टम से आपको रिलीफ नहीं हो रहा है तो ऑब्वियसली वो सिम्टम लक्षण जिसको आप प्रेगनेंसी का कॉमन एलिमेंट समझ रहे हैं वो हो सकता है कोई अंडरलाइन मेडिकल या सर्जिकल प्रॉब्लम। सर्जिकल मीन्स जिसमें आपको ऑपरेशन की आवश्यकता बाद में पड़ सकती है। यूजुअली प्रेगनेंसी के टाइम तो अवॉइड करते हैं अनटिल अनलेस ये बेबी के लिए बहुत डेंजरस है या मदर की लाइफ को बैडली अफेक्ट कर सकता है। तो वैसी स्थिति में हम लोग को अगर इन एश्योरेंस के साथ और जैसा कि हमने बताया कि इन चीज़ों को करने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है तो आपको ज़रूर अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से कंसल्ट करना है और ऑब्स्टेट्रिशियन पार्टिकुलर जो उस एलिमेंट के सिम्टम्स के जो सिम्टम जिस बीमारी से कोरिलेट करके वो सोचते हैं वो पार्टिकुलर स्पेशलिस्ट के पास आपको रेफर करेंगे और उनके कोलैबोरेशन में फिर ऑब्स्टेट्रिशियन काम करते हैं ताकि आपका बेबी हेल्दी हो सके। ठीक है। और पिगमेंटेशन की बात हमने कर ली, हार्टबर्न की बात हमने कर ली। एक निप्पल डिस्चार्ज होता है, कई बार पेशेंट बहुत डर जाती है। निप्पल का डिस्चार्ज वाटरी हो सकता है, कई बार थोड़ा ऑल्टर्ड कलर का होता है, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। येलोइश हो सकता है, थोड़ा ग्रीनिश तो नहीं बोलेंगे, ग्रीन टू येलो के बीच में। तो 8 वीक्स में एक्चुअली 8 वीक्स में अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जैसा कि पता है ब्रेस्ट टिश्यू की भी ग्रोथ होती है, उसके ग्लैंड्स होते हैं जहाँ मिल्क बनता है। ठीक है। सिनर एल्वियोलर ग्लैंड्स जो हैं और डक्ट फाइनली जो निप्पल में ओपन होते हैं, जब बेबी सक करता है तो मिल्क निकलता है। तो डक्टल सिस्टम और एल्वियोलर सिस्टम जहाँ पे मिल्क बनता है और जो मिल्क कैरी करके बेबी के माउथ तक ले जाता है, डक्टल सिस्टम, सबका ओवरऑल हाइपरट्रॉफी एंड ग्रोथ भी होता है। जो एल्वियोलाई है उसके शुरुआती में फर्स्ट ट्राइमेस्टर के 12 हफ्ते तक उसके कुछ प्रोलिफरेशन मतलब नंबर भी हाइपरप्लेजिया भी होते हैं सेल्स के जो कि मिल्क सिक्रीट करता है। ठीक है। तो उस दौरान क्या होता है कि 8 वीक्स में ये कार्यक्रम शुरू हो जाता है। ठीक है। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो है वो दोनों एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई का ग्रोथ प्रीडोमिनेंटली एस्ट्रोजन डिपेंडेंट होता है, तो प्रेगनेंसी का हार्मोन होता है एस्ट्रोजन। ठीक है। ये एस्ट्रोजन शुरुआत में कॉर्पस ल्यूटियम से बनता है, देन प्लासेंटा से ये हार्मोन निकलता है। ये एल्वियोलाई को जहाँ मिल्क बनता है वो ग्लैंड को उसका प्रोलिफरेशन मतलब उसकी संख्या बढ़ाता है, ओवरऑल उसका ग्रोथ करता है एंड एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों डक्टल सिस्टम का ग्रोथ कराते हैं। तो ये मिल्क बनने की प्रक्रिया 8 महीने 8 वीक से शुरू हो जाता है और 16 वीक्स तक कोलेस्ट्रॉल बनता है। कई बार एक्सप्रेस करने पर या टच करने पर या जो ब्रेस्ट स्टिमुलेशन के दौरान कुछ सिक्रीशन होता है। तो अगर आप 8 हफ्ते के बाद यानी प्रेगनेंसी के 2.5 महीने में आप अगर आपको कुछ दिख रहा है स्टिकी स्टिकी अगर सिक्रीशन है आपके अंडरगारमेंट्स पे लग रहा है या ऊपरी कपड़े में लग रहा है तो आप डरे नहीं। ये आपको अपने ऑब्स्टेट्रिशियन से मिले, आपका ऑब्स्टेट्रिशियन बताएंगे कि ये मिल्क बनना शुरू हुआ है, कोलेस्ट्रॉल बन रहा है और ये इट्स अ गुड साइन कि आप यू आर गोइंग टू feed your baby, you are going to give breastfeed to your baby positively। कई लोगों को डिलीवरी के बाद एक ये दे बिकम साइकोटिक अ बिट कि मिल्क क्यों नहीं आ रहा, बेबी को मैं फीड क्यों नहीं कर पा रही हूँ। ऐसा होता है, कई लोगों को फीड इस्टेब्लिश करने में बहुत टाइम लगता है, कई लोगों को फीड आते नहीं है। तो अगर ऐसा होता है होता है क्रैक होगा तो अगेन पेनफुल कंडीशन होगा। पेन इज नॉट गुड एट एनी प्लेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। यू हैव टू बी रिलैक्स्ड, यू हैव टू बी स्ट्रेस फ्री। तो क्रैक नहीं पड़े
स्किन में निप्पल के स्किन में चूंकि वो क्रस्ट की तरह बन जाता है, जो सिक्रीशन है वो ड्राई होने के बाद क्रस्ट की तरह बनता है, और जब क्रस्ट निकलता है तो वो थोड़ा चुभनी जैसा हो जाता है, और अगेन वो क्रैक कर सकता है, स्किन में टेयर कर सकता है, वो टेयर पेनफुल हो सकता है, जिसको क्रैक निप्पल कहते हैं। तो आपको क्या करना है, हाइजीन मेंटेन करना है, निप्पल को प्रॉपर्ली साफ करना है, हाइड्रेट करना है, वाटर इनटेक अपना अच्छा रखना है। आपको आफ्टर टेकिंग बाथ यू हैव टू मॉइस्चराइज दैट एरिया। आपको सिंपल कोकोनट ऑयल से आप मॉइस्चराइज कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल बहुत माइल्ड सा होता है स्किन पिगमेंटेशन, एक्स्ट्रा पिगमेंटेशन, या फिर वो थोड़ा एंटीसेप्टिक का भी काम करता है। कोकोनट वाटर में जैसे बहुत प्रॉपर्टी होती है, कोकोनट ऑयल में भी बहुत प्रॉपर्टी होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट भी एडवाइस करते हैं। तो उसको आप थोड़ा मॉइस्चराइज कर दें, ठीक है। और ये नॉर्मल है सिक्रेशन आना, इसके लिए आप वरीड ना हो कि ये किस तरह का सिक्रेशन हो रहा है, ठीक है। और थोड़ा वजाइनल डिस्चार्ज भी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बढ़ता है। वजाइनल डिस्चार्ज का है आपके ओवरऑल हेल्थ से रिलेशन है। अगेन वजाइनल डिस्चार्ज का रिलेशन है हाइपरेमिया, चूंकि सारे ऑर्गन को ब्लड सप्लाई ज़्यादा हो रही है, वजाइना को भी ज़्यादा सप्लाई हो रही है, तो वजाइना के वॉल के अंदर में जो प्लेक्सस होते हैं, जो कि स्मॉल वेसल्स के असंख्य छोटे छोटे वेसल्स के जो नेटवर्क जाले बने होते हैं, जिसको प्लेक्सस कहते हैं, उसमें ब्लड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से ब्लूइश कलरेशन होता है, उसमें ट्रांसुडेट होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर भी ओवरऑल, चूंकि जानते हैं कि ब्लड कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होता है, जो ब्लड दो पार्ट से बना होता है, लिक्विड पार्ट जो जिसको प्लाज्मा कहते हैं, और ब्लड सेल्स, ठीक है। तो ब्लड सेल्स भी बढ़ते हैं और प्लाज्मा भी बढ़ता है, लेकिन ब्लड सेल्स 50% तक बढ़ता है, और ब्लड प्लाज्मा वॉल्यूम जो होता है, लिक्विड पार्ट जो उसका है ब्लड का, वो 40 to 50% तक रेज होता है, बढ़ता है। अब ब्लड सेल्स जो है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये 20 to 30% ही रेज होते हैं। तो ओवरऑल क्या होता है, हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। तो एक तो हाइपरेमिया, दूसरा हीमोडाइल्यूशन की वजह से वेसल्स के अंदर पानी को रखने की क्षमता थोड़ी कम हो जाती है, जिसको ऑन्को कैसे कोलोइड ऑस्मोटिक, जो साइंस के स्टूडेंट जो गर्भवती महिलाएं होंगी वो समझेंगी, कोलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। वो प्रेशर कम हो जाता है, उसकी वजह से क्या होता है कि फ्लूइड निकलते हैं, ये टाइट कंपार्टमेंट नहीं होता है स्मॉल वेसल्स, तो वहां से ट्रांजुडेट बनता है, तो वो वेजाइनल सिक्रीशन के रूप में निकलता है। अगेन सर्वाइकल प्लेक्सस में, सर्विक्स में भी हाइपरेमिया की वजह से अगेन वही थ्योरी है, तो सर्वाइकल सिक्रीशन भी बढ़ जाता है, ठीक है। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म भी है, लेकिन चूंकि सिक्रीशन है तो उसमें म्यूकॉइड है, म्यूकस इज अ टाइप ऑफ प्रोटीन। आपको अपना डाइट अच्छा रखना है, प्रोटीन डाइट अच्छा रखना है, हाइड्रेशन अच्छा रखना है, ओवरऑल न्यूट्रिशन अच्छा रखना है, हाइजीन मेंटेन करना है, क्योंकि अगर मॉइस्ट रहता है तो वो, अगर आपको यूटीआई है, किसी तरह का सिम्टम हो गया, स्टूल में कोई इन्फेक्शन, इन्फेक्टिव जर्म्स कुछ है, अगर आपने हाइजीन नहीं मेंटेन किया, फ्लश ऐसा इस्तेमाल किया कि फ्लश का जेट एनल मल द्वार को क्लीन करके और फ्लश स्प्लैश हुआ आगे की तरफ, वल्वा की तरफ चला गया, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं कि आपको फ्लश अगर इस्तेमाल करना है तो लो प्रेशर पे यूज करना है, आगे से पीछे की तरफ यूज करना है, आपको एरिया को ड्राई रखना है, ठीक है। जब भी आप वॉशरूम यूज करते हैं तो हाइजीनिक प्लेस पे करें, लोकल प्लेस पे आप करते हैं तो अपना सैनिटाइजर यूज करें, सिटिंग एरिया पे या फिर टिश्यू पेपर आप रोल डाल के करें, इस तरह से आप इन्फेक्शन से बचें, क्योंकि अगर सिक्रीशन बढ़ता है और इन्फेक्शन है तो ये बेबी को इन्फेक्शन होने के बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। और उसकी वजह से अंदर कोरियो इम्यूनाइटिस, फिर बेबी को इन्फेक्शन, सेप्टिसीमिया, डिलीवरी के बाद निमोनिया, ये सब बहुत सारे इसके सिक्वेली ऐसे बनते जाएंगे। तो आपको सिक्रीशन होता है तो इतनी चीज़ों का ध्यान रखना है, डाइट के साथ हाइजीन और थोड़ा एरिया को ड्राई रखना है, ठीक है।
और लगभग हमने हेड टू टो कॉमन एलिमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कवर कर दिया है। अगर इसके अलावा भी ये सेशन ख़त्म हो जाने के बाद भी हमारा यूट्यूब चैनल है, आप उसमें अपने कमेंट्स डाल सकती हैं कि कॉमन एलिमेंट्स मैडम ये भी एक चीज़ हमें ऐसे लगता है। आप उस पे अगर कमेंट डालते हैं तो उस पे मैं फर्दर हमेशा एट फ्रीक्वेंट इंटरवल आई यूज्ड टू मेक यूट्यूब videos, short video clips for pregnant lady and other non-pregnant ladies related health issues पे मैं